नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे एक न्यूज आ रही है कि वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी से, जिससे वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाएगा। तो देखेंगे इस वीडियो में कि क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इतना आसान है लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, और क्या हिस्ट्री रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की इंडिया में। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो तृणमूल कांग्रेस ने 6 जुलाई को पास कर दिया था कंप्लीट रेजोल्यूशन, जिसमें 2/3 मेजोरिटी से इसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया है। ये एक लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट बन सकता है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के बीच में। जैसा हम देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल टसल काफी लंबे समय से आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक पॉलिटिकल टसल आपको वाइडन होता दिखेगा। दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को मानेगी, क्या पार्लियामेंट इस बात को मानेगी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिक्वायरमेंट अभी वेस्ट बंगाल में है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्या हुआ ऐसा ममता बनर्जी के साथ कि 52 ईयर्स के बाद, 52 ईयर्स पहले 1969 में अबॉलिश कर दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर से इसके रिवाइवल की डिमांड जो है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में स्ट्रांग होती जा रही है। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं, इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है। देखो, ये एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही विधान परिषद कहते हैं। जैसे आपने देखा है, बाइकैमरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक पार्ट है। सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे आपको यहाँ पे दो हाउसेस दिखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह से स्टेट लेवल पे भी दो हाउसेस दिखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो हमेशा के लिए क्रिएटेड रहेगा बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर बात आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो ये परमानेंट हाउस नहीं है। इसे कई बार सेकेंडरी हाउस भी कहा जाता है। अगर आप आर्टिकल 169 की डिटेल स्टडी करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अबॉलिश भी किया जा सकता है बाय लॉ, एंड इनको क्रिएट भी किया जा सकता है, रिक्रिएट भी किया जा सकता है बाय लॉ। कौन करेगा ये देखते हैं डिटेल में कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, या फिर जहां पे ऑलरेडी है और जहां नहीं है वहां क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास कर देती है बाय इफेक्टिव, यानी बाय टोटल मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी अगर स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, याद रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर यहां पे इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, तो वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में आ जाएगा और पार्लियामेंट उस पर विचार विमर्श करेगी। फर्दर विचार विमर्श के बाद अगर पार्लियामेंट को लगता है लोकसभा राज्यसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, तो फिर उस हाउस में, उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया जा सकता है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसे अबॉलिश किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, बात आती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कैसे उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे मैक्सिमम 1/3 मेंबर्स हो सकते हैं। जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होगी, उसके 1/3 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और 40 से कम मेंबर्स नहीं होंगे। तो इसी के बीच में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है, उसकी सीट्स जो है वो डिफाइन होती रहती हैं। जैसे आपने देखा, राज्यसभा एक अपर हाउस है, एक परमानेंट हाउस है। इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी 6 ईयर की टर्म के लिए बैठते हैं। राज्यसभा की लाइंस पे बिल्कुल काम होता है। सिमिलरली इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 1/3 मेंबर्स जो है वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। अब बात अगर हम करें आर्टिकल 171, जो कहता है कि मेंबर्स इलेक्ट कैसे होंगे, प्रोसीजर क्या है, तो ये 171 कॉम्पोजिशन बताता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, विधान परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। एमएलएस, जो आपके स्टेट के एमएलएस होते हैं, वही एमएलसीज को इलेक्ट करते हैं। इसमें 1/3 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। 1/12 आते हैं जो 3 ईयर ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व की जाती है। 1/12 यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं स्टेट में, उनके लिए सीट रिजर्व की जाती है। 1/3 जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से इलेक्ट होके आते हैं, और मतलब वो लोग इलेक्ट करते हैं। और बाकी जो रिमाइंडर टर्म है वो एक स्पेशल नॉमिनेशन से आते हैं गवर्नर के थ्रू, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बचता है यहाँ पे, गवर्नर लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस। याद रखिएगा, राज्यसभा से सिर्फ एक कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। राज्यसभा में यही चारों चीजें हैं, बस कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक्स्ट्रा जोड़ा गया, यानी 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जो है वो मेंबर्स को
नॉमिनेट कर सकते हैं। 6 साल की टर्म है बिल्कुल राज्यसभा वाली, और 1/3 मेंबर को हर 2 साल में रिटायरमेंट मिल जाता है। अब देखते हैं कि क्योंकि परमानेंट हाउस नहीं है, ये स्टेट की डिमांड के ऊपर है, नेसेसिटी के ऊपर है। कोई अगर बहुत बड़ा स्टेट है, गवर्नेंस के लिए वहां ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा एमपी, ज्यादा एमएलए चाहिए, ज्यादा लेजिस्लेटर्स चाहिए, तो ऐसे केस में वहां पे एमएलसी को या लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे आपके देश में 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दोनों की पॉपुलेशन देख रहे हैं आप काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र पॉपुलेशन वाइज आगे है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पहले आंध्रा की एक सिंगल थी, डिवीजन के बाद दोनों को एक एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मिल गई, और कर्नाटका। तो ये एक ऐसे 6 स्टेट्स हैं देश में जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कश्मीर में भी थी, लेकिन कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद जब यूटी बन गई तो वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका स्टेटस खत्म कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 6 ऐसे यहाँ पे आपको स्टेट्स दिखेंगे जहां पे अब आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिलेंगी। अब चलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया क्यों गया, ऐसा क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऐसी क्या डिबेट्स हुई थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ब्रिटिश रूल के समय से चली आ रही है। जैसे हमने काफी ज्यादा जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है अपनी, हमने ब्रिटिश एक्ट से लिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वहीं से हमने लिया है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रिंसिपल। इस लॉ के थ्रू हमें लगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को हमें भी स्टैब्लिश करना चाहिए। अब आप देखेंगे बंगाल ब्रिटिशर्स के टाइम से ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को चलाता आ रहा है। 1952 में पोस्ट इंडिपेंडेंस इसे फिर से क्रिएट किया गया था। अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत आसानी से रेडी नहीं हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को देने के लिए। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जरूरी है क्योंकि ये चेक रखेगी लेजिस्लेटिव असेंबली के हेस्टी लेजिस्लेशंस पे। यानी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्टेटोरियल हो जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर एक रूलिंग पार्टी की काफी ज्यादा सीट्स हैं, कंप्लीट मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी है, तो वो डिक्टेटर टर्न हो सकती है। तो उसकी फुल मेजॉरिटी को चेक करने के लिए आप लेजिस्लेटिव काउंसिल से उसको रोक सकते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके बिल्स को क्वेश्चन किया जा सकता है। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कम पावर्स होती हैं बिल्स के केस में, लॉ मेकिंग के केस में, एज कंपेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रांग होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वीक होती है। ऐसा राज्यसभा लोकसभा में नहीं होता एक्सेप्ट मनी बिल में, तो ये बात याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स थे उनको लगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको लगा कि आप एक दूसरा हाउस तो क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो बात सारी सही है, लेकिन उसका खर्चा कौन उठाएगा। आप एक अलग सेट ऑफ पार्लियामेंट, आप समझो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बना दोगे, 2 हाउसेज होंगे, पहले ही देश में पैसा इतना है नहीं, और स्टेट जो है वो 2 हाउसेज के खर्चे कैसे उठाएगी। तो ये भी एक तरह से इसका क्रिटिसिज्म था। केटी शाह जो एक फेमस मेंबर भी थे उस समय, उन्होंने कहा कि ये बहुत सही मूव नहीं है, आप इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंसिडर ना करें। लेजिस्लेटिव काउंसिल आप देखना आने वाले टाइम में बैकडोर पॉलिटिक्स का कारण बनेगी, और वही हम देख भी रहे हैं, और ये हम चर्चा भी आज इसलिए कर रहे हैं कि क्यों वेस्ट बंगाल में एकदम से लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत पड़ने लगी। तभी कह दिया गया था 1946-47 में कि ये बैकडोर पॉलिटिक्स के लिए एक जरिया बन जाएगी। मतलब जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल से ले आया जाएगा। तो ये एक बात सही भी होती दिख रही है, इसमें कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं है, ये एकदम सही है। और दूसरी बात है, कई लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो सेकंड चैम्बर है ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का वही सर्व करेगा, और ये रियल पॉलिटी को सर्व नहीं करेगा। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था। तो अधिकतर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो चाहती थी, जो उसके मैक्सिमम लोग थे वो ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होनी चाहिए स्टेट लेवल पे, लेकिन नहीं माना गया उस समय, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रिंसिपल को आर्टिकल 169 के थ्रू इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइनली लक्ष्मी नारायण साहू ने यही कहा कि ये एक सेकेंडरी चैम्बर की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अगर आप इसको सेकेंड चैम्बर बना देंगे तो फिर लोगों के जो लॉज हैं, जो लोग चाहते हैं सरकार से, वो पास नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम एक काम ये करते हैं कि हम स्टेट पे छोड़ देते हैं, हम इसे परमानेंट हाउस नहीं बनाते, हम स्टेट की पॉलिटी पे छोड़ देते हैं, स्टेट की डिमांड पे छोड़ देते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी स्टेट में जरूरत है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, नहीं जरूरत है तो नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको परमानेंट चैम्बर ना बना के एक सेकेंडरी चैम्बर, मतलब जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़े तो रहने दो। लक्ष्मी नारायण साहू के वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक सेकेंडरी चैम्बर की तरह हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को फाइनली इनकॉर्पोरेट किया
अंडर आर्टिकल 169। और यही हम कहते हैं कि जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक सेकेंडरी चैम्बर है। सेकेंडरी मतलब जरूरत पड़ती है तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ती है तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो इतना होने नहीं होने से इसका इम्पैक्ट हमारी पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्टीमेटली फिर यही कहा गया कि ठीक है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन रख देते हैं, स्टेट को पावर दे देते हैं कि उनको लगेगा तो वो पार्लियामेंट से डिमांड कर लेंगी, खुद नहीं क्रिएट करेंगी, पार्लियामेंट से डिमांड कर देंगी कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दो। पार्लियामेंट इस पर विचार विमर्श करेगी, स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन देखेगी, इस पर डिस्कशन करेगी, डिबेट करेगी, और उसको लगेगा तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे बना देगी बाय लॉ। उसको लगेगा कि अब स्टेट को नहीं जरूरत है, स्टेट डिमांड कर रही है इसको अबॉलिश कर दिया जाए, तो उसको फिर अबॉलिश भी कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रोसीजर को देखें कि होता कैसे है। देखो, सबसे पहली चीज, आर्टिकल 169 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि क्रिएट करनी है, अबॉलिश करनी है। उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी पास करती है असेंबली में। ये हमने देखा वेस्ट बंगाल के केस में हो गया। अब आगे क्या होगा? अब ये बिल जो है पार्लियामेंट के पास भेजा जाता है। इस बिल को पार्लियामेंट को पास करना होता है सिंपल मेजोरिटी से। बिल जब पार्लियामेंट पास कर देगी तभी वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि पार्लियामेंट का यहाँ पे रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे में देखना है कि क्या हुआ था 1969 में, जिससे वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया था। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेस्ट बंगाल में 1952 में आई थी। 69 में इसको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हटा दिया गया था। 69 में जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वापस आई तो उससे पहले कांग्रेस से टसल चल रहा था। 67-68 में टर्मोइल था पॉलिटिकल वेस्ट बंगाल में, और इसके चलते यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को 9 महीने के अंदर अंदर ही अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी। और रीजन उस समय बताया जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वेस्ट बंगाल की, उसमें मैक्सिमम मेंबर जो है वो कांग्रेस सपोर्टर्स थे। तो इसकी वजह से जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 1969 में जॉन मुखर्जी के टाइम वापस आती है तो वो उनको ये लगता है कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये कोई पर्पस तो सर्व कर नहीं रही है, डेवलपमेंटल पर्पस, गवर्नेंस पर्पस तो सर्व हो नहीं रहा, ये सिर्फ बैकडोर पॉलिटिक्स का एक जरिया बन गई है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कांग्रेस के मेंबर्स हैं, और अगर हमें रूल करना है तो हमें इन कांग्रेस के मेंबर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए वेस्ट बंगाल में उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2/3 मेजोरिटी के साथ उस हाउस को हटा दिया था, उस हाउस को अबॉलिश करवा दिया था पार्लियामेंट को बोल के। तो ये रीजन था 69 में वहां पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। फिर अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी वेस्ट बंगाल को कि उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए? हर कोई जानता है कि रिसेंटली जब सीएम जो बनी है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम का इलेक्शन जो है वो हार चुकी थी। अब नंदीग्राम के इलेक्शन हारने के बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बन गई 6 मंथ के लिए, ये तो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन 6 मंथ के बाद उनको किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। और इस समय वेस्ट बंगाल में सिंगल हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, यानी किसी बाय इलेक्शन में ममता बनर्जी को जीत के वापस आना पड़ेगा। और बाय इलेक्शन तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगी। और इसी बाय इलेक्शन के चलते आपने देखा कि उत्तराखंड के जो सीएम तीरथ रावत थे उनको भी रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि इस समय बीजेपी जो है या जो इलेक्शन कमीशन जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय इलेक्शन कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो ममता बनर्जी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है 2 नवंबर का। 2 नवंबर से पहले पहले उनको किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर शायद ही बन पाए क्योंकि बाय इलेक्शंस नहीं होंगे। अब ऐसे में वो सोच रही हैं कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर लें और मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैकडोर से आ जाऊं, इस हाउस की मेंबर बन जाऊं और सीएम की पोस्ट को कंटिन्यू कर पाऊं। आपको पता होगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम, दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू हाउस के मेंबर्स बने हुए हैं और सीएम की पोस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बाइपोल होगा नहीं, इसलिए अब यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाए। अब ये बीजेपी कह रही है कि ये बैकडोर पॉलिटिक्स है, यहाँ पे आप अननेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज कर रहे हैं दोबारा से सत्ता में वापस आने के लिए। तो क्या इतना आसान है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना? इसकी भी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ पार्लियामेंट की डिमांड पे, पार्लियामेंट के कंसेंट पे ही बन पाती है। स्टेट लेजिस्लेचर डिमांड करती है और पार्लियामेंट कंसेंट देती है। हमने राजस्थान के केस में देखा कि राजस्थान के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जुलाई 7 को डिसाइड किया था कि वो भी जो है लेके आएंगे, 7 2012 की बात है,
उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेके आएंगे, और अभी तक ये डिमांड जो है उनकी राज्यसभा में पेंडिंग पड़ी है, 8 साल से ज्यादा हो गया है। सिमिलरली तमिलनाडु की भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड थी वो भी काफी लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी रही। इसी के अलावा मध्य प्रदेश ने भी डिमांड किया था, वो भी अभी तक पेंडिंग है, वो आगे बढ़ा नहीं। और असम का बिल तो 2010 से राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है। तो इतना आसान नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना कि ममता बनर्जी सोचे आज उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल का रेजोल्यूशन पास किया है तो 2 मंथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन के आ जाए, और वो भी तब जब इस समय सेंटर में बीजेपी की राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी मेजोरिटी की सीट्स हैं। तो बहुत मुश्किल है उनके लिए टास्क, उनकी जो आगे की पॉलिटिकल जर्नी है वो बहुत टफ है। 2 नवंबर के बाद चांसेस बहुत कम है कि वो कंटिन्यू कर पाएंगी। तो इस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हम लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस स्मार्ट कोर्सेस हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyIQ.com या हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के और वीडियोस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।